तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? 1790 से लेकर 1792 तक। इस वक्त के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इससे एक बात याद आया कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमें ये बताना आपको भूल गए थे कि उस वक्त के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब थर्ड एंग्लो मैसूर वार के इसका अगर कारण देखा जाए तो एक बहुत ही मामूली सा कारण है। ठीक है, जैसे कि ट्रावनकोर जो था वो डच से 2 पोर्ट खरीदा था वेस्टर्न कोस्ट पे। उस कोस्ट का नाम था कैनोर और जालकोटाल। ठीक है, कहां से? कोचिन में। टीपू सुल्तान कहते थे कि कोचिन हमारे स्वाधीनता के अनुसार है। ठीक है, ये हमारे अंदर अंतर्गत आता है, आप डच से ये क्यों खरीद सकते हैं? तो टीपू सुल्तान कहते हैं कि आपका डच से ये तट को खरीदना हमारे सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है, हमारे स्वाधीनता को ये चुनौती देता है, इसीलिए ये जाकर को थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ। ठीक है, तो टीपू सुल्तान क्या करते हैं, ये अटैक कर देते हैं ट्रावनकोर पे। ट्रावनकोर की साइड आ जाते हैं इंग्लिश। ठीक है, और इसी तरह 1990 में टीपू सुल्तान क्या करते हैं, एक अंग्रेजी जनरल होते हैं जिनका नाम रहता है मेडोस, इनको ये डिफीट कर देते हैं। फिर आगे इतना तक आप लोग लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं और ये कॉर्नवालिस लीडरशिप लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अलायंस बनाते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच? मेड अलायंस मराठास प्लस निजाम ऑफ हैदराबाद एंड ट्रावनकोर। अटैक श्रीरंगापट्टनम। and defeated Tipu. The war ठीक है, फिर 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, वो लीडरशिप लेते हैं। ये क्या करते हैं, अलायंस बनाते हैं। किनके किनके बीच? मराठास, निजाम ऑफ हैदराबाद और ट्रावनकोर। इन तीनों के साथ ये अलायंस बनाकर को ये श्रीरंगापट्टनम जो रहता है टीपू सुल्तान का कैपिटल, इस पर अटैक करते हैं। यहाँ पर टीपू सुल्तान बहुत ही बहादुर से लड़ते हैं, फिर भी वो हार जाते हैं और इस थर्ड एंग्लो मैसूर वार को रोक दिया जाता है ये संधि के तहत, जिस संधि का नाम होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। श्रीरंगापट्टनम की संधि 1792 में। ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार में ये इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को बहुत कुछ खोना पड़ता है। एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ये संधि करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। ठीक है, इसके तहत क्या क्या हुआ था टीपू सुल्तान के साथ? ठीक है, टीपू सुल्तान को अपनी आधा से ज्यादा जो इनके राज था वो उनको त्यागना पड़ा था, अंग्रेजों को देना पड़ा था। क्या क्या? टीपू हैड टू सरेंडर half of its territories. जो दूसरा था वार कंपेंसेशन। ठीक है,
ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम के संधि के अनुसार क्या हुआ था, टीपू सुल्तान को अपनी आधा से ज्यादा जागीर जो थी वो अंग्रेजों को दे देना पड़ा। ठीक है, उनको सरेंडर करना पड़ा और वार कंपनसेशन 3 करोड़ रुपए का देना पड़ा, जिसमें से उनको जो 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपया उसी वक्त पेड करना पड़ा और बाकी जो पैसे थे जो 1.5 करोड़ उनको इंस्टॉलमेंट में देना था। उस इंस्टॉलमेंट को पूरा करने के लिए तब तक के लिए उनके बेटे थे, ठीक है, उनको होस्टेज बंधक बना को रखा गया। ठीक है, अब आप एक देख सकते हैं कि श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत टीपू सुल्तान को कितना जलील किया गया। एक तो उनकी आधा टेरिटरी छीन ली गई, ठीक है, दूसरा बात ये होता है कि उनको 3 करोड़ का कंपनसेशन देना पड़ा अंग्रेजों को, जिसके लिए उनको आधा पैसा उसी वक्त देना पड़ा और आधे के लिए इंस्टॉलमेंट में देना था। वो उनके बच्चों को एक बंधक के रूप में दे दिया, मॉर्गेज के रूप में रखा गया। ठीक है, अब सोचिए उस पिता पर क्या बीत रही होगी कि उसकी जमीन भी गई, पैसा भी गए और उसके बच्चे भी एक बंधक में पड़े हुए हैं कि जब तक वो इंस्टॉलमेंट में ना दे, ठीक है, तब तक उनके बच्चे उस वक्त किस स्थिति में होंगे। ठीक है, तो एक मतलब आप ये समझ सकते हैं कि उस पिता के ऊपर उस वक्त क्या बीत रही होगी। ठीक है, तो ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पे खत्म होता है और आगे हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की। आगे अब देखिए क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ये कब होगा, 1799 में। ठीक है, इसका रीजन क्या था, इस वक्त के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वेलेस्ली थे। वेलेस्ली कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं लेट 18th सेंचुरी में। ठीक है, ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में उस वक्त के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। इसका जो कारण क्या था कि 18 सेंचुरी के अंत में, ठीक है, वेलेस्ली का आगमन होता है। ये क्या करते हैं, सब्सिडियरी अलायंस टीपू सुल्तान के ऊपर थोपने का कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन टीपू सुल्तान इनको मना कर देते हैं, इनको रिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद टीपू सुल्तान क्या करते हैं, अपने एम्बेसडर भेज देते हैं कहाँ, फ्रांस और तुर्की में। ठीक है, तुर्की में। अब
फ्रांस और तुर्की वेलेस्ली जैसे भी सब्सिडियरी अलायंस टीपू सुल्तान के ऊपर में तो अपना चाहते थे। टीपू पहले मना कर चुके थे और उसकी इसी के बीच ये एम्बेसडर भेज दिया फ्रांस और तुर्की में। इनको वेलेस्ली को एक एक्सक्यूज मिल गया कि आप ये अटैक करने के लिए। वेलेस्ली क्या है कि आप अंग्रेजी सल्तनत को ठीक है बिगाड़ने के लिए आप षड्यंत्र कर रहे हैं, इसीलिए हम आप पर हमला कर रहे हैं। तो वेलेस्ली ने क्या किया, एक अलायंस बनाया मराठास और निजाम के साथ, और उसके बाद टीपू सुल्तान पर अटैक कर दिया गया उनके कैपिटल पर श्रीरंगापट्टनम में, ठीक है। और उसके बाद में 1799 में टीपू सुल्तान बहुत ही बहादुर से लड़ते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब इस लिखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का हम लोग देखेंगे रिजल्ट्स। इसका रिजल्ट क्या हुआ, पहले हम लोग पढ़े थे कि इंग्लिश ने अटैक किया कहां, एट श्रीरंगापट्टनम। श्रीरंगापट्टनम क्या था, टीपू सुल्तान का कैपिटल था, ठीक है। टीपू सुल्तान फोर्ट ब्रेवली, बट डाइड, कहां, श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। युद्ध में लड़ते लड़ते वो मर जाते हैं, कब, 1799 में। टीपू सुल्तान के मरने के बाद क्या होता है, अंग्रेज आधा, ठीक है, कुछ मैसूर के एरिया ले लेते हैं, ठीक है। कृष्णराज 3, ठीक है। इसका परिणाम क्या होता है कि इंग्लिश अटैक करते हैं श्रीरंगापट्टनम में, टीपू सुल्तान मर जाते हैं 1799 में। उसके बाद अंग्रेज मैसूर के कुछ एरिया को ले लेते हैं और जो बाकी जो एरिया जो बचा रहता है उसके लिए कृष्णराज 3 को वहां के रूलर के रूप में, नवाब के रूप में उनको स्थापित करते हैं और सब्सिडरी अलायंस जो वेलेस्ली चाहते थे इन पर लगा दिया जाता है, इम्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सब्सिडरी अलायंस के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। और इस तरह एक मैसूर में ये इनका पूरी तरह से कब्जा स्थापित हो जाता है, ठीक है। और बंगाल के बाद में मैसूर पर इनकी कब्जा पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, ठीक है। और सब्सिडरी अलायंस के क्या फीचर्स होंगे अभी हम, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस जो लॉर्ड वेलेस्ली के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके फीचर्स क्या थे। अगर सब्सिडरी अलायंस को हम लोग देखें तो ठीक है, तो ओरिजिनली में ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था ये फ्रांस गवर्नर थे एक ड्यूप्लिक्स, ठीक है, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इंडिया में अगर सही तरह से इसका उपयोग देखा जाए तो वो वेलेस्ली के द्वारा किया गया। अब इसके फीचर्स क्या थे कि जो भी रूलर्स थे या जो भी राजा थे, नवाब थे, अगर वो सब्सिडरी अलायंस अगर इस अपने ऊपर लागू करवाते थे तो उनको कुछ कंडीशन का फॉलो करना पड़ता था। वो कंडीशन क्या था कि उनको अपने दरबार में, ठीक है, अपने कोर्ट में ब्रिटिश आर्मी को, ठीक है, मेंटेन करना पड़ता था और वो भी अपने खर्च पे, ठीक है, अपने खर्च पे उनको ब्रिटिश आर्मी के जवानों को अपने किंगडम में रखना पड़ता था। दूसरा, जो उनके जो एक्सटर्नल रिलेशन थे वो कंडक्ट नहीं कर सकते थे बिना
अंग्रेजी के परमिशन के, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ द इंग्लिश। अगर वो बाहर देशों से या बाहर राज्यों से कुछ अपना रिलेशन संबंध बनाते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उनको कंपनी से परमिशन लेने की जरूरत थी, ठीक है, उनको लेना पड़ता था। और उनको क्या था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपने कोर्ट में, अपने दरबार में उनको नौकरी देना आवश्यक था इस सब्सिडी अलायंस के तहत। दूसरा जो था कि जो राजा सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट करते थे वो किसी भी अन्य यूरोपियन ऑफिसर्स को या किसी अन्य यूरोपियन व्यक्ति को अपने कोर्ट में, अपने दरबार में नौकरी नहीं दे सकते थे जब तक ब्रिटिश उनको परमिशन ना दे दे, ठीक है। जो फिर उसके बाद जो अगला जो फीचर्स था कि इन्होंने कहा कि ठीक है आप सब्सिडी अलायंस हम आपके ऊपर दे तो रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि आपके जो इंटरनल अफेयर्स होंगे उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कि ब्रिटिश वुड नॉट इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ डेड स्टेट। क्या ये सही हो सकता था? अब देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कुछ कंट्राडिक्ट नहीं करती है कि ब्रिटिश कह रहे हैं कि आप हमारे सोल्जर्स को अपने किंगडम में रखिए और वो भी अपने खर्चे पे, और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर आपके कुछ इंटरनल अफेयर अगर होता है, ठीक है, तो उसमें तो आप ब्रिटिश आर्मी का सहयोग लेंगे, और ब्रिटिश आर्मी आपके किंगडम में तो किसके कहने पे चलेगी? अपने कमांडर, या और ब्रिटिश इनके कमांडर कौन होंगे? कोई ब्रिटिश हायर ऑफिसर होंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये बस बहलाने फुसलाने के लिए दिया गया है इनके फीचर्स को, लेकिन इसके तहत पूरी जो मैसूर में थी, ठीक है, सब्सिडी अलायंस जो भी ये करते थे उसके तहत ये पूरी की पूरी तरह उस पर पूरी तरह से कंट्रोल करना इनका मकसद था, सब्सिडी अलायंस के तहत जो वेलेस्ली के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब इसका एक और फीचर्स है वो ये है कि जब भी जो भी रूलर्स ये सब्सिडी अलायंस जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अगर इन पर कोई राजा दूसरे इससे अटैक करता है तो ब्रिटिश इनको प्रोटेक्ट करेंगे। इनका ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने का ये अपना ये क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हम आपके राज्य में अपना आर्मी रखते हैं इसलिए ताकि हम आपको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट state from any foreign attacks। अब सबसे पहले सब्सिडी अलायंस किस पर हुआ? हैदराबाद। कब? 1798 में। फिर उसके बाद में मैसूर 1799 में। फिर तंजौर, ठीक है, 1799 में। फिर उसके बाद अवध 1801 में। ये इनके क्रम संख्या हो गए सब्सिडी अलायंस की, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस। तो ये आपका आज फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होता है। सब्सिडियरी अलायंस के जो फीचर्स थे ये खत्म होते हैं। इस सब्सिडियरी अलायंस और एंग्लो मैसूर वॉर आज समाप्त हुआ। जय हिंद, जय दोस्तों। आप ये करते रहिएगा कि आपको जो भी दिक्कत आ रहा है आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका हल किया जाएगा। और एक और अनाउंसमेंट है कि अगले संडे से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। एक टॉपिक से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और ये भी एग्जाम में पूछे हुए, ठीक है। इससे आपको क्लियरिटी होता जाएगा कि और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा कि आपको सही पढ़ाया जा रहा है, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है। जय हिंद।